Hello friends, in this video lecture we will be discussing about Benger's experiment for fine mapping of R2 locus of gene. So let's start. The fine structure of a gene is a linkage map of its various mutant alleles. ठीक है, तो क्या है जो फाइन लिंकेज मैप है वो क्या है कि जो उसके वेरियस म्यूटेंट्स एलील्स होते हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है. जो म्यूटेशनल चेंज इन डिफरेंट एलील्स ऑफ द सेम जीन्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रिकॉम्बिनेशन. बट क्या होता है कि कभी कभी जो इसकी जो फ्रिक्वेंसीज है क्रॉसिंग ओवर की जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसीज है तो कई बार क्या होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जैसे कि 0.001%, 0.001%. तो ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कि उनको जो क्रॉस ओवर या जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है उनको अलग कर पाना. तो इसके लिए हमको क्या एक एक्सट्रीमली लार्ज प्रोजेनी पॉपुलेशन ग्रो करनी पड़ती है और जो कि यूकैरियोटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम साइज होता है वो एज कम्पेयर टू छोटा होता है, तो उसको अपन ईजिली कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें अपने लिए अगर जो कंडीशनल लीथल सिस्टम है उसका भी अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपन आराम से इसको निकाल सकते हैं. तो अपन आते हैं डायरेक्ट बेंजर्स के एक्सपेरिमेंट पे. तो सबसे पहले बेंजर्स थे जिन्होंने सबसे पहले फाइन जेनेटिक मैप बनाया था किसका, R2 लोकस, जो कि कौन सी T4 फेज रहती है ना अपनी, T4 फेज का बनाया था ऑफ इकोलाई का. ठीक है, सबसे पहली बार इन्होंने मैपिंग किया था. तथा सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन, ये इन्होंने 3 टर्म्स भी दी थी. तो बेंजर्स used R2 mutants of T4 phase of E. coli for fine mapping of R2 locus of gene. T4 phase containing a chromosome of 200 किलोबेस पेयर. मतलब ये तो कितना छोटा क्रोमोसोम है, ठीक है, 200 किलोबेस पेयर. जबकि अपन ह्यूमंस में आ जाते हैं तो कितने ज़्यादा लंबे बड़ा रहता है. ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि जो सबसे पहले जिसका बेसिक प्रिंसिपल है, अपन ने जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसको थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें बेसिक क्या है सब कुछ. तो सबसे पहले जो फेज क्या होता है, मतलब फेज या बैक्टीरियोफेज क्या होता है. बैक्टीरियोफेज एक टाइप के वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उनको लाइसिस कर देते हैं. ठीक है, तो जो T4 फेज है तो ये किसको इन्फेक्ट करता है, ये इकोलाई सेल्स को इन्फेक्ट करता है. ठीक है, तो इकोलाई सेल्स सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक प्लेट में इकोलाई सेल्स ले ली. इकोलाई सेल्स प्लेटेड एंड दे प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म कन्फ्लुएंट ग्रोथ, जिसे लॉन कहा जाता है. ठीक है, जनरली अपन एक प्लेट या पेट्री डिश में अपन वो ले लेते हैं कि इकोलाई को कल्चर कर लेते हैं, तो वो एक लॉन के रूप में उसकी ग्रोथ होती है. जब अपन उस पर जैसे अपन ने इंडिविजुअल T4 पार्टिकल्स को अपन ने उस पर रखा, मतलब फेज पार्टिकल्स को उस पर प्लेस्ड किया, तो वो क्या जो फेज पार्टिकल्स हैं वो क्या कर देंगे, जो चेन ऑफ रिएक्शन है, मतलब कि इन्फेक्शन की जो लाइसिस की जो रिएक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन लाइसिस क्या कर देंगे, वो उसको स्टार्ट कर देंगे. और 20 to 25 मिनट्स में जो एक फेज है, ठीक है, वो एक बैक्टीरिया में, इकोलाई बैक्टीरिया में ग्रो करेगी और उससे क्या होगा 200 से 300 फेज प्रोजीनिस रिलीज करेगी. वो जो 200 to 300 जो फेजेस नई बनी है, जो प्रोजेनी बनी है, वो क्या करेगी, वो दूसरे इकोलाइज पे अटैक करेगी और जिससे ये चलता जाएगा. ठीक है, तो जो अब इसमें क्या होते हैं कि ऑल इकोलाई सेल्स लाइज, और सभी इकोलाई सेल्स लाइज हो जाएंगी. अब अपन एक बात करते हैं कि देखो जो T4 फेजेस होती हैं उसमें क्या होते हैं, कई म्यूटेंट टाइप के होते हैं और कई वाइल्ड टाइप के होते हैं. ठीक है, तो म्यूटेंट प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, जो म्यूटेंट होंगे ना वो क्लियर जोन प्रोड्यूस करेंगे. क्लियर जोन मतलब कि जैसे ये पेट्री प्लेट है, यहाँ पे ये एक अपन ने T4 डाला, ठीक है, तो इसके जो आसपास के जितने भी बैक्टीरिया हैं डेड हो जाएंगे, उनका लाइसिस हो जाएगा. तो वो जो प्लेस है वो बिल्कुल कैसा दिखेगा, वो साफ दिखेगा. इस क्लियर जोन को क्या कहा जाता है, इस क्लियर जोन को बोलते हैं प्लेक्यूस, और इनको ही क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड रैपिड लाइसिस म्यूटेंट्स. जो म्यूटेंट बहुत जल्दी रैपिड कर देते हैं उनको क्या कहा जाता है, रैपिड लाइसिस म्यूटेंट कहा जाता है, और इनको R से, स्मॉल r से डिनोटेड कर दें. अब जो वाइल्ड टाइप होते हैं, ठीक है, जो वाइल्ड टाइप T4 फेज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस प्लेक्यूज रिलेटिवली स्मॉल साइज. ये क्या छोटे छोटे स्मॉल साइज के पार्टिकल्स प्लेक्यूज प्रोड्यूस करते हैं विथ फजी और टर्बिड मार्जिन. ठीक है,
एंड इनको क्या कहा जाता है, इनको जो प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हेलोस, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लाइसिस इनहिबिशन फिनोमेना है, इसमें क्या होता है कि जो डिलेइंग हो जाती है क्या लाइसिस होने में, इकोलाई में थोड़ा ज़्यादा जो लाइसिस करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो चेन में चेन चलती है, ठीक है, लाइसिस होने की वो थोड़ी इसमें क्या होता है डिले हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण ये हेलोस प्रोड्यूस होते हैं। अपन ने देखा था कि म्यूटेंट टाइप में ये आर टाइप्स के म्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, इनको आर से प्रेजेंट करते हैं। तो जो आर म्यूटेंट्स मैप वन ऑफ द थ्री डिस्टिंक्ट लोसाई, तो जो आर अपना ठीक है म्यूटेंट्स है, वो कौन सी थ्री लोसाइज पे R1 R2 एंड R3 में से एक प्लेस पे क्या होते हैं, वो मैप होते हैं, ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं, जो R2 जो लोसाई है उसकी स्टडी क्यों की थी, तो इसके पीछे एक रीज़न है कि जो म्यूटेंट इन R2 locus easily recognized due to their inability to multiply in E. coli K12 lambda strand। मतलब कि क्या है कि जो R2 locus है वो मल्टीप्लाई इकोलाई के जो K12 लैम्डा स्ट्रैंड है उसमें मल्टीप्लाई करने में इनेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो R2 के जो हैं बाकी तो ये सब में ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो R2 म्यूटेंट्स हैं ग्रो रैपिडली इन अदर स्ट्रैंड्स लाइक स्ट्रैंड बी एंड स्ट्रैंड 12, जिनमें क्या लैम्डा नहीं होता है उनमें ये कर सकते हैं ग्रो। लेकिन जिनमें ये K12 जो स्ट्रैंड्स हैं जिनमें जो लैम्डा है उनमें ये इनेबल होते हैं। मतलब कि क्या है कि जो सिलेक्टिव तौर पे ये ठीक है हो रहा है ग्रोथ, ठीक है। तो जो इसी प्रॉपर्टीज का यूज करा था किसने, अपने मॉर्गन ने, ठीक है। ये बेंजर ने इसी प्रॉपर्टीज का प्रयोग किया था और जो फाइन स्ट्रक्चर बनाया था, तो ठीक है। जो R2 म्यूटेंट्स आर कंडीशनल लीथल, मतलब जो R2 म्यूटेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं कंडीशनल लीथल। दे आर अनेबल टू ग्रो इन K12 lambda strands and this property was exploited by Bengers for fine genetic analysis of R2 locus, ठीक है। और उसने बेंजर्स ने जो कौन कौन से अप्रोचेस थे उनका प्रयोग इसमें किया था। अप्रोचेस यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ लोकस R2 ऑफ लैम्डा फेज, इनने सबसे पहले क्या किया था कि बहुत ज़्यादा नंबर में जो म्यूटेंट्स थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट म्यूटेंट्स थे, उनको आइसोलेट किया था। आइसोलेटेड लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेंट्स ऑफ R2 लोकस, इनने करीब जो 3000 इंडिपेंडेंट म्यूटेंट्स ऑफ R2 लोकस क्या किए थे, आइसोलेटेड किए थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किया था। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किस लिए कि इसमें जो दो सिस्ट्रॉन्स होते हैं ना A और B, इनको पता लगाने के लिए। यूज्ड फॉर डिवाइड R2 लोकस इनटू 2 सिस्ट्रॉन्स, अपन ने सिस्ट्रॉन्स की सहायता से क्या इसको दो में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या चाहा, जो बेंजर साहब बोले, इन्होंने सोचा कि अब इससे ज़्यादा अपन और इसमें क्या कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा और रेजोल्यूशन चाहिए था, तो इन्होंने क्या करा है, रिकॉम्बिनेशन मैपिंग की फॉर फर्दर रेजोल्यूशन। तो इसकी सहायता से इनको क्या जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसीज वगैरह अगर कैसे कितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आ रही है, ठीक है, क्रॉसओवर की, उसको इन्होंने फाइंड किया, ठीक है। इसके बाद आता है एक डिलीशन मैपिंग, जो और ज़्यादा इसका फाइन स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करना हमें मदद करी। और क्या है कि जो 3000 जो करीब जो अपने इंडिपेंडेंट म्यूटेंट्स थे, तो उनका कंपैरिजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और ये ज़्यादा एप्लीकेबल वो दिक्कत आती इसमें। तो इन्होंने क्या किया, जो डिलीशन मैपिंग टेक्निक का यूज़ किया और जिसमें इन्होंने और ज़्यादा इसको डिवाइड कर दिया था, ठीक है। जो सिस्टोन को और आगे डिवाइड कर दिया, A1 से लेके A6 तक डिवाइड कर दिया B को, ठीक है। तो ऐसे कुछ आगे डिवाइड किए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, लिंकेज मैपिंग बाय रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी मिली थी उसके आधार पर इन्होंने क्या बनाया, लिंकेज मैपिंग बना दिया। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा मैप बनाया था इनने, तो इनने लिंकेज मैप ही बनाया था, ठीक है। तो अपन जब सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट अप्रोच देखते हैं इसको, तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किया। जो बेंजर थे अपने, उन्होंने क्या किया, केयरफुली कंसिडर्ड द पैटर्न ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, जो कॉम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, तो उसका इन्होंने क्या किया, केयरफुली, ठीक है, कंसिडरेशन किया। और इन्होंने क्या किया, जो ऑल R2 म्यूटेंट्स थे इनको दो क्लियर कट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक में A ग्रुप था और एक B ग्रुप में, ठीक है। म्यूटेंट्स ऑफ वन ग्रुप सो कॉम्प्लीमेंटेशन विद द म्यूटेंट्स ऑफ द अदर ग्रुप, मतलब कि जो अपना जैसे वो जीन के लिए भी कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या रहता है कि जो एक जीन है वो दूसरे जीन के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन दर्शाता है, लेकिन एक ही जीन के अंदर नहीं दर्शाता, ठीक है।
तो इसमें लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इंट्राजेनिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या था, म्यूटेंट्स ऑफ वन ग्रुप शो कॉम्प्लीमेंटेशन विद द म्यूटेंट्स ऑफ द अदर ग्रुप, बट म्यूटेंट्स विद इन ए ग्रुप फेल टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक ही ग्रुप में जो म्यूटेंट्स थे उनके बीच में क्या कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, लेकिन जो ए और बी ग्रुप के जो म्यूटेंट्स थे उन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। तो R2 लोकस वाज डिवाइडेड इनटू टू सिस्ट्रॉन्स, एक सिस्ट्रॉन ए जो ए ग्रुप था उसमें ए कर दिया, और जो सिस्ट्रॉन बी में कहते हैं बी ग्रुप के सारे म्यूटेंट्स को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो वो बी ग्रुप से आ रहे हैं, उसको देख लेते हैं अपन। तो इन्होंने क्या किया था इसमें, जो किस टाइप का इन्होंने प्रयोग किया था, तो जो अपना K12 लैम्डा इकोलाई थी, ठीक है, K12 स्टैंड ऑफ इकोलाई इन्फेक्टेड विथ टू R2 mutants, many bacterial cells will be infected by the particles of both the mutants। अगर कॉम्प्लीमेंटेशन बिटवीन टू R2 म्यूटेंट्स हो रहा है तो क्या होगी, जो फेज है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो फेज मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल्स, लाइज देम एंड रिलीज फेज पार्टिकल्स, ठीक है, उसको लाइसिस करेगी, उसको ठीक है, उसको रिलीज करेगी और फेज पार्टिकल्स उसमें से निकल जाएंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा बिटवीन टू R2 म्यूटेंट्स तो अगर क्या होगा, नो मल्टीप्लिकेशन एंड नो फेज प्रोजेनी रिलीज, ठीक है। इसमें से क्या लिया, सैंपल सस्पेंशन में से सैंपल लिया, प्लेस्ड ऑन इकोलाई स्टैंड, जो इकोलाई का जो बी स्टैंड था इसको उसमें प्लेस्ड किया टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फेज पार्टिकल्स, जो फेज पार्टिकल्स थे उनको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया। तो क्या हुआ कि कब एक बार फेज डेवलप हो रही हैं, प्लेक्यू डेवलप हो रहे हैं और एब्सेंस है प्लेक्यूज, ठीक है। तो अगर प्लेक्यूज डेवलप्ड हो रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंटेशन बिटवीन टू R2 म्यूटेंट्स है, ठीक है। यही तो अपने को देखना था कि किन के बीच में कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और किन के बीच नहीं हो रहा है। अगर कॉम्प्लीमेंटेशन दो के बीच में हो रहा है तो वो दोनों के अलग अलग ग्रुप से होंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो वो क्या होंगे, एक ही ग्रुप से आएंगे। तो ये क्या था अपना कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, या इसी को सिस्टम ट्रांस टेस्ट में के अंडर भी कंसीडर करते हैं। तो इसको इंट्राजेनिक उसमें वो बेंजर्स ने यूज किया था। अपन जो सेकंड अप्रोच देखते हैं इसका, वो था रिकॉम्बिनेशन मैपिंग, ठीक है। इसके बाद क्या किया, जो फर्दर रेजोल्यूशन ऑफ R2 लोकस, ठीक है, कौन सी लोकस, R2 लोकस अचीव्ड बाय रिकॉम्बिनेशन मैपिंग ऑफ डिफरेंट म्यूटेंट विद इन ए एंड बी सिस्ट्रॉन। तो अब बेंजर के पास क्या था, बेंजर ने सोचा कि इसके बाद, और अपन ने इसको तो कर दिया एक जीन को अपन ने ए और बी सिस्ट्रॉन में कंसीडर कर दिया, अब इसके आगे जो रिजोल्यूशन चाहिए अपने लिए तो वो अपन कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने, और इसके बीच में जो कितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसीज आ रही है उसको कैसे अपन पता करेंगे, तो ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि इन्होंने जो इकोलाई का बी स्ट्रेन था उसको इन्फेक्टेड विद द मिक्सचर ऑफ टू म्यूटेंट्स के साथ इनने मिक्सचर किया। तो जब इन्फेक्टेड किया उसको टू लैम्डा म्यूटेंट्स T4 म्यूटेंट्स के साथ, तो क्या होगा कि सम सेल्स इन्फेक्टेड बाय द बोथ द म्यूटेंट्स, कुछ सेल्स होंगी जो दोनों म्यूटेंट्स से इन्फेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है। जब दोनों म्यूटेंट्स इन्फेक्टेड होंगी तो उनमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, कुछ क्रॉसिंग ओवर होगा उनके बीच में, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू म्यूटेंट्स फेज क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो फेजेस हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या बनेगा, एक देखो ये है, एक ये है, अब इसके बाद यहाँ पे मतलब M मान लो, ठीक है, इधर इसका मान लो M2, इसका प्लस है, M2 इसका प्लस है। तो अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये क्या बनेगा, एक पूरा वाइल्ड टाइप का बन जाएगा, मतलब कि दोनों के प्लस है, ठीक है, और एक बन जाएगा क्या, डबल म्यूटेंट। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको प्लेटिंग द लाइसेट ऑन दी K12 लैम्डा पे इसको करेंगे, तो ठीक है। तो ईच वाइल्ड टाइप प्रोड्यूस ए प्लेक्यू ऑन द लॉन, मतलब कि जो वाइल्ड टाइप है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, लॉन प्रोड्यूस करेगा, किस पे, K12 पे। क्योंकि जो म्यूटेंट्स हैं वो तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा है कि जो सेकंड टोकस पे है उसमें म्यूटेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे कि जो वाइल्ड टाइप प्रोड्यूसेस ए प्लेक्यू ऑन दिस लॉन, लेकिन जो म्यूटेंट टाइप है वो क्या, वो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अ हाईली इफिशिएंट सिलेक्शन सिस्टम फॉर वाइल्ड टाइप फेज पार्टिकल्स। इसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं कि जो वाइल्ड टाइप फेज पार्टिकल्स हैं उनको सिलेक्शन करते हैं कि कितने फेज वाइल्ड टाइप फेज पार्टिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेक्यूज प्रोड्यूस्ड ऑन K12 लैम्डा, जो इसमें जो बने हैं, ठीक है, प्लेक्यूज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वाइल्ड टाइप
फेज पार्टिकल्स, मतलब कितने वाइल्ड टाइप फेज पार्टिकल्स थे। जितने वाइल्ड टाइप फेज पार्टिकल्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे, प्लेक्यूज बनेंगे। ठीक है, ठीक है, प्लेक्यूज प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस होते। और जो वाइल्ड टाइप कैसे प्रोड्यूस हुए थे, तो ये रिकॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुए थे। और ये भी है कि देखो जितने वाइल्ड टाइप बने हैं उतने ही क्या बने हैं, डबल म्यूटेंट बने हैं। तो वाइल्ड टाइप और डबल म्यूटेंट कितने हो जाएंगे, दोनों बराबर होंगे। तो जो इसका टोटल नंबर आएगा रिकॉम्बिनेंट का वो कितना होगा, तो ठीक है। उसके बाद अपन क्या देखते हैं, रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसीज है वो कितनी आएगी। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फेज पार्टिकल्स इज द ट्वाइस द नंबर ऑफ प्लेक्यूज प्रोड्यूस ऑन K12 लेमडा। जितने जो K12 लेमडा में जितने जो प्लेक्यूज प्रोड्यूस होंगे उसके दुगनी या उससे डबल क्या होगी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसीज होगी। जैसे कि देखो एक बाइल टाइप क्या प्रोड्यूस करेगा, एक प्लेक्यू प्रोड्यूस करेगा, और जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इससे निकाल लेंगे, ठीक है, इसके माध्यम से। और अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे कि जो डिलीशन मैपिंग से और जो बेंजर ने इसके आगे कैसे रेजोल्यूशन किया और जो लिंकेज मैप कैसे बनाया, ठीक है। तो इसको आगे अपन देखेंगे एक बार। इसमें साइम और बेंजर्स का ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक। थैंक यू सो मच।